नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के हम लगातार टॉपिक वाइज आपको कोर्स करा रहे हैं। तो इससे पहले अभी तक बात करते हैं तो हम 2 से 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा भारतीय इतिहास वाला हो चुका है कंप्लीट 5 नंबर वाला पोर्शन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला भी हो चुका है। इसी का लास्ट वीडियो हमने देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। इस पर बेस्ड हमने सारे प्रीवियस ईयर आपको कराए थे पिछले वाले वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो थ्योरी वाला पोर्शन भी मिल जाएगा, जिसमें एक एक वीडियो में हमने पूरा कोर्स कराया। तो इसी प्रकार आज का हमारा अगला टॉपिक है भूगोल वाला, जो आपके सिलेबस में दिया गया अगला टॉपिक 5 नंबर का। इसको हम आज जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, तो एटलीस्ट आप अब तक 15 नंबर का जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप को प्रैक्टिस, हम जो प्रैक्टिस सेट वाली है वो आगे आने वाले वीडियो में कराएंगे। अभी हम मेरा मेन फोकस जो है वो थ्योरी पर है। तो भूगोल के अंतर्गत बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के। तो आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी क्रस्ट आता है। सबसे बाहरी परत होती है, मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। मेंटल की अगर बात करते हैं तो ये इसके नीचे होती है, भूपर्पटी के नीचे होती है, और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। बाह्य कोर की बात करें, आउटर कोर की बात करें, तो द्रव अवस्था में होती है, मुख्यतः निकेल और लौह की बनी होती है। इसके नाम सियाल सीमा निफे भी होते हैं ना, मैंने आपको बताया था सुपर टेट वाली क्लास में भी ये चीज टॉपिक वहां पर आया था कि रासायनिक संगठन के आधार पर एक टाइप अलग होता है और एक आधुनिक आधार पर अलग होता है। तो ये जो आप नाम देखते हैं, उसी के कारण आपको इसमें सियाल सीमा निफे के अलावा ये 4 टाइप्स के नाम भी देखने को, वैसे तो ये 3 ही है, इसी को क्रोड को बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बांटा गया है। आंतरिक क्रोड की बात करें तो ठोस अवस्था में होता है, मुख्यतः निकल और लौह जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं पृथ्वी की जो अलग अलग परतें हैं उनको लेकर के। तो स्थल मंडल की बात करें, ठोस भाग होता है भूपर्पटी पर, तथा ऊपरी मंडल का कठोर भाग होता है। जल मंडल जो है ये पृथ्वी पर स्थित जितने भी टाइप का जल होता है वो इसमें आता है। वायुमंडल में गैसों का आवरण जो पृथ्वी को घेरे हुए। जीव मंडल में जीवों और उनके पर्यावरण का क्षेत्र आता है। ये जो परतें हैं इनके आपसी संयोग से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, ये बात तो आपको पता ही है। पृथ्वी के प्रमुख आयाम की बात करते हैं तो सबसे पहला है भूमध्य रेखा की लंबाई। तो कितनी है? लगभग 40,075 किलोमीटर। पर अगर यहाँ पर भूमध्य रेखा की लंबाई की जगह ध्रुवीय परिधि करके पूछा जाएगा, तब आप क्या कहेंगे? 40,008 किलोमीटर है। दोनों में छोटा सा अंतर है, नाम में दो तरीके से पूछा जाता है। ध्रुवों के बीच दूरी की बात करें तो लगभग है 12,714 किलोमीटर। ध्रुवीय त्रिज्या की बात करें उत्तर से दक्षिण में तो 6,357 किलोमीटर। भूमध्य त्रिज्या की बात करें तो ये आपकी है 6,378 किलोमीटर। औसत त्रिज्या है 6,371 किलोमीटर। और पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी के जब आकार की बात करते हैं तो पृथ्वी कैसी है? चपटी गोलाभ है। इसी को हम ऑब्लेट स्फेराइड के आकार की भी कहते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई जो ध्रुवीय दूरी होती है ना, उससे आपकी अधिक होती है। फिर बढ़ते हैं पृथ्वी की गतियों की तरफ। तो घूर्णन गति, रोटेशन की जब बात होती है तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है ना, इसमें लगभग 24 घंटे का टाइम लगता है। और जो परिक्रमण गति होती है, इसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है, और इसमें लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय जो है वो लगता है। तो दो टाइप की अलग अलग, इसमें अपनी अक्ष पर ही नाच रहे हैं और इसमें परिक्रमण गति में जब हम बात करते हैं किसी दूसरे के चारों ओर आप नाच रहे हैं, तो ये दोनों आपको अंतर देखने को मिलता है। तो घूर्णन गति 24 घंटे को लेकर के और परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे। ये 6 घंटे बाद में मिलकर के लीप ईयर बनाते हैं, जहां पर आपको फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन की देखने को मिलती है। बाकी घूर्णन गति की जब बात होती है तो दिन रात की घटनाएं जो है आपको इससे देखने को मिलती हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं हमारा भारत के पर्वत और पहाड़ियों को लेकर के। तो हिमालय पर्वत प्रणाली की अगर बात करें तो ये भारत की सबसे नई और ऊंची पर्वत प्रणाली है। पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2400 किलोमीटर ये लंबी है। 3 इसमें समानांतर श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? हिमाद्री है, हिमालय है और शिवालिक है। हिमाद्री की जब बात करें तो इसे महान हिमालय भी कहते हैं या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। सबसे ऊंची श्रेणी है ये, और औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक होती है। कौन कौन सी चोटियां आती है इसमें? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं, 8,848.86 या कहीं कहीं अब 8,850 मीटर भी इसकी लंबाई लिखी रहती है, ऊंचाई। और उसके अलावा कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ये सब आपकी हिमाद्री की जो है वो चोटियां हैं। क्वेश्चन ज्यादातर इनसे ही बनता है। नोट के रूप में एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो केटू है वो ट्रांस हिमालय की काराकोरम जो श्रेणी है उसका सर्वोच्च शिखर है। हिमाचल की बात करते हैं जिसके अंतर्गत लघु हिमालय की, तो जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 3700 से 4500 मीटर। प्रमुख पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय में आती हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत में शिवालिक से उत्तर की ओर।
फिर तीसरा नंबर आता है शिवालिक श्रेणियों को लेकर, तो इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। यहाँ पर अगर बात करें तो अवसादी चट्टानों से जो है ये बनी होती है। ये श्रेणी सक्रिय है और औसत चौड़ाई यहाँ पर 10 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। ट्रांस हिमालय जो है वो तिब्बती हिमालय और हिमालय के ये सभी अन्य भाग हैं। ट्रांस हिमालय आपका तिब्बती हिमालय, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये हिमालय के अन्य भाग में आते हैं। मुख्य 3 नाम के अंतर्गत ये पर्वत जो चोटियां हैं बेसिकली, इनके नाम आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन ज्यादातर इनसे बनता है। फिर बात करते हैं ये हिमालय पर्वत जो हमने प्रणाली देखी, उसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के। तो इसकी बात करते हैं तो ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। इन दिल्ली के निकट से होकर गुजरात के साबरमती नदी तक फैली हुई है। ऊंचाई की बात करते हैं तो ये आपकी 600 से 900 मीटर के बीच है। गुरु शिखर माउंट आबू जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है, जिसका नाम माउंट आबू है। फिर उसके बाद बात करते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला को लेकर के, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से शुरू होकर के गुजरात तक फैली है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में भी काम करती है। उसके बाद विंध्य पर्वत श्रृंखला के बाद बात करते हैं तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। देखिए यहाँ पर कोई भी समझाने वाला पॉइंट नहीं है, और एटलीस्ट हमने जो आपका जैसे मटेरियल पूरा लिखा होता है ना एक एक पेज का, उसमें से छाट करके ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 3 लाइनों के रूप में ही लिखा है। तो आपको इसमें आपको समझने वाली बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट ही सारी चीजें ऑलरेडी लिखी हैं। बाकी कोई चीज समझाने वाली लगेगी तो हम आपको बताते चलेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ये गुजरात के पास से शुरू होकर के कहां पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक फैली हुई है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, धूपगढ़ है। सतपुड़ा की जब बात करते हैं 1350 मीटर जो है वो हो जाएगा। और ये थोड़ा बहुत मिस्टेक, ये जैसे श्रृंखला में ये ऐसे राह बनती है तो इसको समझ जाइएगा कि ये जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट को लेकर, सह्याद्री पर्वत। इसकी बात करें तो गुजरात के पास से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक फैली है। भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। इसका सर्वोच्च शिखर पश्चिमी घाट का कौन सा है, तो अन्नाईमुड़ी है। कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर। फिर बात करते हैं हमारा अगला पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। ये इसकी बात करते हैं तो ये उड़ीसा के पास से शुरू होकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक फैली है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंची है और आपका खंडित है आपकी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। उसके बाद बात करते हैं नीलगिरी पर्वत को लेकर, तो ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर पड़ती है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है नीलगिरी पर्वत का, तो डोडा बेट्टा है। डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर। ज्यादातर इनकी जो सर्वोच्च शिखर है उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको जरूर याद रखने हैं। अब कुछ दर्रों की बात करते हैं, पासेस की बात करें तो जोजिला दर्रा कहाँ पड़ता है आपका, तो लद्दाख। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, जलपला दर्रा सिक्किम में, बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड और रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो पर्वत, पठार, घाटियां, नदियां, दर्रे, ये सब भूगोल के टॉपिक हैं आपके, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको आपको अच्छे से क्लियर करके याद रखना है। अब बढ़ते हैं भारत और विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत घाटियों को लेकर। तो हमारी सबसे पहली घाटी है नेलांग घाटी। नेलांग घाटी की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वहां पर स्थित है। नेलांग नाला या धारा भागीरथी नदी की सहायक नदी है। ऊंचाई इसकी लगभग 3600 मीटर है। विशेषता इसकी क्या है, समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलती है, अल्पाइन घास के मैदान देखने को मिलते हैं, औषधीय वनस्पतियों की प्रचुरता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर बढ़ते हैं हमारा कुल्लू घाटी। आपने मनाली का नाम जब भी सुना होगा तो कुल्लू नाम जरूर सुना होगा, कुल्लू मनाली वही पास में पड़ता है। तो कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। व्यास नदी जो है वो इस घाटी से होकर के बहती है। नदी वाला क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है किसी एग्जाम में। ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। मुख्य विशेषता क्या है, सेब के बागान है, देवदार के वन है, पर्यटन केंद्र है। मनाली, कुल्लू, नग्गर ये सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं पर्यटन केंद्र के रूप में। फिर आपका अगला है पांगी घाटी। पांगी घाटी कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। चंद्रभागा नदी इसी घाटी से होकर के बहती है। ऊंचाई इसकी कितनी है पांगी घाटी की, तो है 2700 मीटर लगभग। और मुख्य विशेषता क्या है, दुर्गम क्षेत्र है, समृद्ध पशुपालन है, पारंपरिक संस्कृति, लकड़ी की सुंदर नक्काशी वगैरह यहाँ पर देखने को जो है वो मिलती है। इसके साथ साथ कुल्लू घाटी के जो साइड में पॉइंट है वो भी देख लीजिए कि कुल्लू घाटी की जब बात होती है तो मनाली जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। नग्गर जो यहाँ पर है वो प्राचीन नग्गर किला है। व्यासकुंड जो है वो धार्मिक स्थल है। और रोहतांग दर्रा जो है वो लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करता है, जो इसी से रिलेटेड है। फिर जो अभी हमने पांगी घाटी देखा इसके बारे में, तो किलाड़ जो है पांगी घाटी का मुख्यालय है। सोचना घाटी जो है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है।
साहो घाटी ट्रैकिंग स्थल है और चंद्रा नदी जल का प्रमुख स्रोत है पांगी घाटी को लेकर के। फिर भूजल संसाधन की बात करते हैं जब हम, तो वर्षा का जो जल है वो भूमि में समाहित होकर जलधारक सैलों में संग्रहित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं भूजल। तो ये जल कुओं, नलकूपों, बावड़ियों, झरनों के रूप में प्राप्त होता है। भारत में भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? मानसून वर्षा, नदियों का रिसाव, झीलों, तालाबों का जल। भारत के प्रमुख भूजल क्षेत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, दक्कन का पठार, तटीय क्षेत्र ये सब आते हैं। और भूजल का अत्यधिक जो दोहन है वो जल स्तर को घटाता है और जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। जब ज्यादा आप दोहन करेंगे, ज्यादा उसका मिसयूज करेंगे, उस तरीके से आप उसे कहेंगे। भूजल के टाइप में आप देखेंगे तो आपका एक आता है असमृद्ध भूजल और एक आता है समृद्ध भूजल। यहाँ पर क्या कहेंगे कि जहां ऊपर कोई अपारगम्य परत नहीं होती, जल स्तर वायुमंडलीय दाब के संपर्क में रहता है, ये कुओं द्वारा प्राप्त होता है। समृद्ध की बात करें, इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। तो ये आपका दो अपारगम्य परतों के बीच बंद रहता है, जल पर दाब अधिक होता है, नलकूपों द्वारा प्राप्त होता है। ये कुओं द्वारा, ये नलकूपों द्वारा। तो दोनों को आप एक साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, जो असंत समृद्ध जल है और आपका समृद्ध जल है, दो इस टाइप के देखने को, भूजल के टाइप देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं हम भारत और विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगला टॉपिक, नदियां तथा नदियों की घाटी। अब देखेंगे हम आपको सिलेबस में अगर थोड़ा सा दिखाएं तो यहीं से आपका जो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल है, इसमें देखिए सबसे पहला नदियां ही टॉपिक दे रखा है। अब यही सीरियल चलेगा। जो पहले हमने स्टार्टिंग की चीजें देखी ना, वो भारत और विश्व के भौतिक भूगोल की बेसिक चीजें हैं जो आपके सिलेबस में आती हैं। अब उसके बाद नदियां टॉपिक से यहाँ से शुरू होगा, नदियां तथा नदियों की घाटियां। तो नदियों की जब बात करते हैं तो जल की प्राकृतिक धाराएं हैं, ऊंचाई वाले स्थानों से निम्न स्थानों की ओर बहती हैं। नदियों की घाटी की बात करें तो किसी नदी द्वारा प्रवाहित जल के दीर्घकालीन कटाव और निक्षेपण से निर्मित निम्न भाग को हम कहते हैं नदी घाटी। नदियां की जो घाटी होती है वो वी आकार की देखने को मिलती है। नदी की घाटी के भाग की बात करें तो उद्गम स्थल जो होता है वो बाढ़ के मैदान होते हैं, प्रवाह जो पथ होता है वो डेल्टा होता है, संगम की बात करें तो मुहाना, जलोढ़ मैदान की बात करें, ये आपका इससे मैच नहीं करेगा, ये सारे अलग अलग इंडिविजुअल लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये जो जब भी हम नदी की घाटियों की बात करते हैं तो उनके ये भाग होते हैं, उद्गम स्थल होता है, प्रवाह पथ होता है, संगम होता है, जलोढ़ मैदान होता है, बाढ़ मैदान होता है, डेल्टा होता है, मुहाना होता है और जलप्रपात होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब इस चीज को जो आपने यहाँ पर देखा, चित्र में भी देखेंगे कि जहां से आपका उद्गम हो रहा है वो उद्गम स्थल हो गया, उद्गम स्थल के बाद ये पानी बहते हुए इस तरीके से आ रहा है तो प्रवाह पथ हो गया, यहाँ पर जहां मिल रहा है वो संगम हो गया, आगे जाकर के बाढ़ का मैदान आएगा, फिर मुहाना आएगा और डेल्टा बना रहे तो डेल्टा आएगा। तो ये सभी आपकी नदी की घाटी के मुख्य भागों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब नदियों को लेकर के जब बात होती है तो क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ये चीजें आपके केवल समझने के लिए। तो सब हिमालय की प्रमुख नदियों की बात करें, सबसे पहली नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कहाँ से उद्गम होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। प्रवाह क्षेत्र इसका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल है, मतलब यहाँ से सब बह के गुजरती है। मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं गंगा की? यमुना नदी है, गोमती नदी है, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी। विशेषता क्या है गंगा नदी की? तो भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी भी जो है वो मानी जाती है। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुनोत्री ग्लेशियर उद्गम है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा प्रवाह क्षेत्र है। मुख्य सहायक नदियों में टोंस, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन है। और विशेषता क्या है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। मैंने ये चीज आपको पहले ही क्लियर की कि जो आपने ऊपर पढ़ा वो समझने के लिए क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, तो ये आपको पूरा रटा होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो मानसरोवर के पास अंगसी ग्लेशियर जो है तिब्बत, वहां से उद्गम है। तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम ये सब प्रवाह क्षेत्र है। और सुबनसिरी, लोहित, मानस, तीस्ता ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है वो जानी जाती है, और तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है। सिंधु नदी की बात करें तो तिब्बत, सिंगे कबाब जो है वहां से इसका उद्गम। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ये सब प्रवाह क्षेत्र। और सहायक नदियों में झंकार, झांसकर, सिंगीर, श्योक ये सभी हैं। और भारत में लद्दाख क्षेत्र से बहती है। सतलुज नदी राक्षस ताल से तिब्बत में पड़ता है, वहां से उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब प्रवाह क्षेत्र है। बसपा, स्पीति सहायक नदियां हैं। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो इसी सतलुज नदी पर बना हुआ। तीस्ता की बात करते हैं तो ये आपका चोमलारी सिक्किम में पड़ता है, वहां से उद्गम स्थल है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश ये सब प्रवाह क्षेत्र हैं। और सहायक नदियों में आपका रंगित है। और विशेषताओं में बांग्लादेश में जमुना नदी में जाकर के जो है ये मिलती है, तीस्ता नदी की जब बात करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अगर प्रायद्वीपीय नदियों को लेकर के कौन कौन सी है, तो सबसे पहली आपकी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर बात करते हैं तो ये सभी मैप में भी आपको साथ साथ में देखने को मिलेगा कि गंगा नदी का जो है वो एक नंबर के तौर पर यहाँ पर लिखा है, दो यमुना, ब्रह्मपुत्र। मैप से जो हम ऑलरेडी अगर
बहुत ज्यादा डिटेल में केवल नदियों को पढ़ रहे होते तो एक एक पॉइंट को हम पॉइंट आउट करके आपको बताते, क्योंकि हम यहाँ पर चीजें मैराथन के रूप में पूरा भूगोल एक वीडियो में देख रहे हैं, इसीलिए आपको डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें बता रहे हैं। तो नर्मदा की बात करें, उद्गम स्थल कहाँ से, अमरकंटक से मध्य प्रदेश, और प्रवाह क्षेत्र एमपी, गुजरात, खंबात की खाड़ी। मुख्य सहायक नदियां में तवा, शेर, हरन ये सब पड़ती हैं, और रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी। ताप्ती या तापी भी कहेंगे तो ताप्ती नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र खंबात की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना है, और नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है आपकी ताप्ती नदी। गोदावरी की बात करते हैं तो त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और ये आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सब प्रवाह क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, सबरी ये सब सहायक नदियां हैं, और विशेषताओं में दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है ये गोदावरी नदी को जाना जाता है। कृष्णा नदी की बात करें, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये सब प्रवाह क्षेत्र है। और सहायक नदियों में घाट प्रभा, मल प्रभा, तुंगभद्रा ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, और अलमाटी बांध जो है वो इसी कृष्णा नदी पर जो है वो बना हुआ है, अलमाटी बांध। कावेरी नदी की बात करते हैं तो ताल कावेरी कर्नाटक से उद्गम है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदियों में हेमवती, काबिनी, भवनी, और विशेषता क्या है, डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये कावेरी नदी मिलती है। तो ये है प्रायद्वीपीय नदियां। अब इनसे बेस्ड एक कुछ पॉइंट टू पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, 25-25 किलोमीटर इसकी ये लंबाई है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी अगर बात करें नदी तो नर्मदा, भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका, विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी नील नदी घाटी। तो ये कुछ पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर, आप इसे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नदी और नदियों की घाटी में अगली नदियों को लेकर कि नदी आपका है क्या, उसको समझें। तो नदी एक प्राकृतिक बहता हुआ जल स्रोत है जो ऊंचे स्थान से निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित होता है। आप भी देखते हैं इसी क्रम में जो है वो चलता है। उसके बाद नदी का जो जन्म है सामान्यतः वर्षा, हिमपात, झरनों, झीलों या भूमिगत जल इन्हीं से ही होता है। नदी अपने प्रवाह के साथ मिट्टी है, कंकड़ है, रेत है, इन सबको बहा करके लाती है, जिसे हम अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण की प्रक्रियाओं द्वारा जो है वो घाटियां बनती हैं। नदी का मार्ग कैसे चलता है, तो सबसे पहले आता है उद्गम स्थल, फिर आता है ऊपरी भाग जिसे हम तीव्र प्रवाह भी कहते हैं, उसके बाद आता है आपका मध्य भाग जिसे हम मेंढर बनते हैं, और फिर आता है निचला भाग जिसमें धीमा प्रवाह होता है, और फिर लास्ट में मुहाना जहाँ पर डेल्टा बनते हैं। तो ये क्रम एक छोटा सा है, कई बार अरेंज करने वगैरह को आ जाए तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। नदियों की घाटियों की बात करते हैं तो नदी के प्रवाह द्वारा भूमि की सतह पर जो बनाई गई लंबी, संकीर्ण एवं ढलवा भूमि होती है ना, उनको कहा जाता है नदी की घाटी। नदी की घाटी बनावट में वी आकार की होती है, और नदी की घाटियां जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं, ऊपरी भाग वी आकार का, मध्य भाग यू आकार का, और निचला भाग चौड़ी और समतल होती हैं। ऊपरी भाग ढाल अधिक होगी तो वी आकार बनेगा, विशेषता क्या होगी, तीव्र प्रवाह होगा, गहरी घाटी होगी, अपक्षय अधिक होगा। मध्य भाग मध्यम ढाल होगी, यू आकार की होंगी, मेंढर बनाते हैं, अपक्षय में कमी होती है, परिवहन अधिक होता है। निचला भाग कम होगा, यहाँ पर आकार चौड़ी और समतल होगी, निक्षेपण अधिक होगा, और बाढ़ मैदान या डेल्टा का निर्माण जो है ये करेंगी। अब नदियों की घाटी की जब बात करते हैं तो इनके कुछ प्रमुख स्थल रूप हैं, उनकी बात जो है वो कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है, जहां नदी ऊंचाई से नीचे जो है वो गिरता है। फिर बात करें गार्ज क्या होता है, तो सकरी और जो गहरी घाटियां होती हैं इनको गार्ज कहते हैं। कैनियन क्या होता है, बहुत गहरी और विशाल जो घाटियां होती हैं इन्हें कैनियन कहते हैं, जैसे कोलोराडो, आप इसमें कोलोराडो जो है वो नाम याद रख सकते हैं। मेंढर क्या होता है, तो नदी की जो वक्राकार धाराएं होती हैं इसे हम मेंढर कहते हैं। बाढ़ का मैदान की बात करें तो आपका नदी के किनारे का जो समतल मैदान होता है वो आता है इसमें। प्राकृतिक तटबंध की बात करें तो नदी के किनारे जमा जो अवसाद होता है उससे बने जो भी ऊंचे तट हैं वो आपके प्राकृतिक तटबंध में आते हैं। डेल्टा की बात करें तो नदी के मुहाने पर अवसाद जमने से बना जो त्रिभुजाकार या पंखे के आकार का मैदान होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका एग्जाम्पल है, तो वो आपका डेल्टा होता है। जलोढ़ पंखा क्या होता है, तो पहाड़ों के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसमें पाद में कहेंगे, तो नदी के द्वारा लाए गए अवसाद का पंखे के आकार में निक्षेपण जो होता है वो जलोढ़ पंखा कहलाता है। और ऑक्सबो झील क्या होता है, तो मेंढर के कट जाने से बना जो अर्धचंद्राकार झील होता है उसे हम ऑक्सबो झील कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक हैं, ये जितनी आप सारी चीजें देख रहे हैं अगर अच्छे से आप समझ लेंगे एक बार तो हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। और ये सारी मेहनत आपके लिए की गई है, तो वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो देखा करिए एटलीस्ट लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक में तो आपका कुछ जाता नहीं है, परंतु हमें मोटिवेशन मिलता है हम आपके लिए इसी प्रकार ढेर सारी मेहनत कर सकें। और शेयर कर दीजिएगा और लोगों के साथ भी जो भी पेट का एग्जाम जो है वो देंगे। तो चलिए बात करते हैं हम नदियों के टाइप को लेकर के, हमारा भी यही टॉपिक चल रहा है, नदी और नदी की घाटी।
तो नदियों के प्रकार की जब बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हिम नदी नदियां। हिमालय तथा हिम क्षेत्रों के पिघले हिम से निर्मित होती हैं। और इसमें कौन कौन सी नदी आती है? गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब हिम नदी नदियां में, ग्लेशियर जो रिवर्स है उसमें आती हैं। दूसरा है वर्षा पोषित नदी, जो कि रेन फेड रिवर्स होती है, वर्षा के जल से पोषित होती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, जो कि वर्षा ऋतु में जल अधिक होता है। झरना नदियां जो होती हैं, स्प्रिंग फेड रिवर्स, भूमिगत जल के झरनों से निकलती हैं, जैसे आपका झेलम नदी हो गया। एग्जाम्पल ही मेन आपको समझना तो यही है, नाम से तो क्लियर हो रहा है, पर एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। हिमनद मिश्रित नदियों में बात करें तो इन नदियों को हिमनद तथा वर्षा दोनों से जल प्राप्त होता है, जैसे यमुना और सतलुज नदियां जो है वो आपका इसमें आ जाएगा। ये हो गए नदियों के टाइप। और नदियों को लेकर के ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो ऊपरी भाग होगा तेज ढाल होगा, वेग अधिक होगा, कटाव अधिक होगा, सकरी घाटी होगा। मध्य भाग में ढाल कम होगा, कटाव निक्षेपण दोनों होगा, नदी का पथ चौड़ा होने लगता है। और जो निचला भाग होता है, ढाल बहुत कम हो जाती है, वेग इसमें और कम हो जाता है, निक्षेपण अधिक होता है, विस्तृत मैदान और यहाँ पर डेल्टा जो है वो निचले भाग में बनते हैं। नदियों को लेकर के जलग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी नदी के तथा उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा जिस क्षेत्र से जल एकत्र होकर के मुख्य नदी में आता है ना, उसे हम कहते हैं जलग्रहण क्षेत्र। इसे हम अपवाद क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी सीमाएं ऊंचे भूभाग, विभाजक रेखाएं इनसे निर्धारित होती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र जितना बड़ा होगा, नदी में जल की उपलब्धता उतनी ही अधिक होगी। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं, टर्म्स हैं, इसको भी समझना जरूरी है, ताकि क्वेश्चन में अगर घुमाया जाए तो आप आसानी से जो है वो कर ले जाए। इसको ड्रेनेज बेसिन जो है वो कहते हैं। अब हम इसको भी बात कर लेते हैं, जो जल ग्रहण क्षेत्र की विशेषताएं हैं, जैसे ये वर्षा, हिमपात, भू आकृति पर डिपेंड करता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्र छोटा पर ढाल ज्यादा होती है, समतल क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा पर ढाल कम होती है। अच्छी वनस्पति जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी कटाव को कम करती है और जल का संचयन बढ़ती है। अब बात करते हैं हम आगे, नदियों द्वारा किए जाने वाले कार्य। सबसे पहले नदियां क्या करती हैं? अपरदन करती हैं। नदियां क्या करती हैं? अपने ऊपरी भाग में चट्टानों और मिट्टी को काटती हैं, तो जो काटती हैं उसे क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। परिवहन, जो भी कटे हुए पदार्थ हैं वो धारा के साथ अपने प्रवाह क्षेत्र में नीचे की ओर ले जाती हैं, साथ में बहा करके। फिर होता है निक्षेपण, जब नदी का वेग कम हो जाता है तो वो अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को जमा करने लगती हैं। बहा करके ला रही हैं, अब ढलान कम हो गई तो वहीं पर जमा करने लगे। फिर भूमि निर्माण, लैंड फॉर्मेशन, नदियां, घाटियां, जलप्रपात, डेल्टा, बाढ़ मैदान, मैजा, पंखाकार निक्षेप आदि भू आकृतियों का निर्माण जो है वो करती हैं। तो नदियों द्वारा किए जाने वाले क्रम आपको इंग्लिश में भी हिंदी में भी नाम पता होना चाहिए। और ये नदियों के निक्षेप के प्रमुख रूप हैं, बाढ़ का मैदान, डेल्टा है, जलोढ़ पंखा है, प्राकृतिक तटबंध है, नदी द्वीप है। नदियों के महत्व, जैसे जल का स्रोत में आता है, उपजाऊ मिट्टी में आता है, जल विद्युत उत्पादन में आता है, परिवहन साधन में आता है, मत्स्य पालन में आता है, पर्यावरण संतुलन में आता है। तो ये जल के कुछ महत्व हैं जो आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को जो है वो मिलते हैं। परिवहन में समझ रहे हैं ना, जैसे नदी मार्ग से परिवहन वगैरह करना है, मत्स्य पालन तो आप समझ ही रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी भी जरूरी है, जल विद्युत से आप नदियों के जल से विद्युत उत्पादन करते हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में काम है। अब अगला टॉपिक हमारा है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। तो पर्वतों की जब बात करते हैं तो धरती की सतह पर ऊंचाई में बहुत अधिक उठे हुए जो भाग होते हैं वो आपको पर्वत के रूप में देखने को मिलते हैं। तीन मुख्य पर्वत हैं, एक अवशिष्ट पर्वत, मुड़ा हुआ और ज्वालामुखी। भारत की मुख्य पर्वत श्रेणियों में हिमालय आती है, अरावली आती है, विंध्याचल आती है। हिमालय विश्व की सबसे युवा और ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की दिशा पश्चिम से पूर्व है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक करके। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। सबसे ऊंची बर्फ से ढकी स्थायी हिमनद पाए जाते हैं हिमाद्री वाले में, ग्रेट हिमालय में। मध्य हिमालय औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर। और शिवालिक की बात करें तो सबसे बाहरी, निचली और नवीनतम पर्वत श्रेणी आपकी है शिवालिक। ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा और इनके बारे में भी। पहाड़ियों के मुख्य बिंदु में अगर बात करें, ऊंचाई में पर्वत से कम परंतु मैदानी भाग से अधिक होती है। भारत में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पंचमढ़ी, ये सब हैं। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। पहाड़ियों के टाइप में अवशिष्ट पहाड़ियां, मुड़ी हुई पहाड़ियां, ज्वालामुखी जो पहाड़ियां है ना, उसमें अवशिष्ट पहाड़ियां पुरानी घिसी हुई पर्वत श्रृंखला है। जो मुड़ी हुई पहाड़ियां टेक्टोनिक हलचलों से मुड़ी हैं, और ज्वालामुखी ज्वालामुखी उद्गार से जो बनी हुई है। हिमनदों की बात करते हैं, ग्लेशियर की बात करते हैं, तो हिमाचल जो हिमालय है उसके ऊंचाई वाले भागों में बर्फ के विशाल द्रव्यमान है। धीरे धीरे बहने वाली बर्फ की नदियां वहीं से आपको देखने को मिलती है। हिमनद का निर्माण दीर्घ काल तक हिमपात और संपीड़न से होता है। हिमालय में अधिकतर घाटी हिमनद जो है वो पाए जाते हैं।
अब बात करते हैं भारत के प्रमुख हिमनद को लेकर के, इसमें सबसे पहला आपका है सियाचिन। सियाचिन की बात करते हैं तो सियाचिन काराकोरम पर्वत लद्दाख जो है स्थित है। गंगोत्री आपका उत्तराखंड भागीरथी नदी का स्रोत है। यमुनोत्री उत्तराखंड यमुना नदी का स्रोत है। मिलम कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। पिंडारी कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। तो ये हैं भारत के प्रमुख हिमनद। हिमनद की विशेषताएं क्या होती हैं? बहुत धीमी गति से बहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पिघलकर नदियों को जल देते हैं। हिमनद ने घाटियों को यू आकार दिया है। मोरेन, सर्क, ड्रमालीन आदि स्थल रूप बनाने का काम भी हिमनद जो है वो करते हैं। हिमालय सबसे युवा पर्वत है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। शिवालिक सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है भारत में। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में जो है वो विभाजित है। अब बात करते हैं हिमनद को लेकर के कि हिमनद क्या है। तो वे विशालकाय बर्फ की नदियां जो बहुत धीरे धीरे ढलान की ओर बहती हैं। अभी ऊपर वाले पॉइंट में हमने बताया था ना, इनकी गति कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर प्रतिदिन तक होती है। और हिमनद बनने की शर्तें होती हैं, दीर्घकालीन निम्न तापमान हो, अधिक हिमपात हो, हिम का पिघलाव कम होना, ऊंचाई जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो है। हिमनद की मुख्य विशेषताओं में जहाँ हिमनद पाए जाते हैं वहाँ गोल जो कटोरोनुमा घाटियां बनती हैं उसे सर्क कहते हैं। हिमनद गहरी घाटियां यू आकार बनाते हैं। ये मार्ग में चट्टानों को घिसकर चमकदार बनाते हैं, इसे कहते हैं स्ट्राइएशन। बड़ी चट्टानें हिमनद द्वारा उठाकर दूर तक ले जाई जाती है, जिसे हम ग्लेशियल एरेटिक कहते हैं। हिमनद के पिघलने से मोरेन बनते हैं। ये इंग्लिश टर्म भी आपको साथ साथ में लिखे हुए हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। हिमनद से निर्मित जो स्थलाकृति है जिसमें सर कटेर जो कटोरे नुमा बताया गया ना इस पॉइंट में, तो उसी को लेकर के बताया गया है। ये कटोरे नुमा घाटियां बनती हैं, इसी को कहते हैं हम सर्क। यू आकार की घाटी, मोरेन हिमनद निक्षेप, और ग्लेशियल जो एरेटिक है, इधर उधर पड़ी जो चट्टानें होती हैं वो इसमें जो है वो आएंगी। अब बात करते हैं भारत में हिमनद को लेकर के, तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय पर्वत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। प्रसिद्ध हिमनद में सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलम आदि। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.2% भाग जो है वो हिमनदों से आच्छादित है। ये परसेंटेज कम है काफी। भारत में हिमनदों का महत्व क्या है? गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का स्रोत है। सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन में हेल्प करता है। जैव विविधता के संरक्षण में योगदान करता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, ऊंचाई 8,848 और कहीं कहीं 8,850 भी देखने को मिलता है। स्थान कहाँ है? नेपाल और तिब्बत की सीमा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, 8,586 मीटर। स्थान कहाँ है? सिक्किम। और विश्व का सबसे ऊंचे जो लंबा हिमनद है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे लैम्पटन ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। लंबाई इसकी लगभग 1900 किलोमीटर है। तो ये हो गया। उसके बाद हिमनदों को धीमे चलने वाली नदियां भी कहा जाता है। हिमनद द्वारा बनी घाटी का आकार यू अक्षर जैसा होता है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। मोरेन हिमनद के द्वारा लाई गई मिट्टी और पत्थरों से बनता है। तो ये कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट है। अब बात करते हैं हम मरुस्थल को लेकर के। हमारा जो टॉपिक है ना, कोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने नदियां देखी, भूजल संसाधन, पर्वत, हिमनद, इसी तरीके से हिमनद तक देखा हमने। अगला टॉपिक क्या है इसमें? मरुस्थल है। मरुस्थल को कंटिन्यू करते हैं। मरुस्थल क्या है? जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो उन्हीं को कहते हैं मरुस्थल हम। मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जैसे वर्षा कम होती है, दिन में तापमान अधिक और रात में कम होता है, वनस्पति विरल और कटीली होती है, रेतीली मिट्टी होती है, टीलों का निर्माण होता है, नदियां प्रायः यहाँ पर मौसमी होती हैं या फिर होती ही नहीं है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से हैं? जैसे सहारा मरुस्थल है, कहाँ पर पड़ता है? थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अरब मरुस्थल पश्चिम एशिया में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। भारत का कौन सा है? थार मरुस्थल है। तो ये मरुस्थल कौन से कहाँ पर है, इनको आपको रट के रखना है। अब भारत के शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र में बात करें तो मुख्यतः राजस्थान का पश्चिमी भाग है शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये वाला पूरा रेगिस्तानी भाग आता है ना, तो वही यहाँ पर बताया गया। वार्षिक वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच। नदियों की बात करें तो लूनी नदी चंबल आंशिक रूप से है, घग्गर मौसमी रूप से, पर मेन लूनी नदी है। जिलों की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जो आपके राजस्थान वाले इलाके हैं ना, ये सब इसी में आ जाएंगे। मरुस्थल के टाइप की बात करें तो दो होते हैं। गर्म मरुस्थल होता है, तापमान यहाँ पर अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए सहारा है, अरब है, थार मरुस्थल है, ये सब आपके गर्म मरुस्थल में जो है वो आते हैं। और जब बात करते हैं दूसरे टाइप की जो कि है ठंडे मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, वर्षा बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए गोबी हो गया, पामीर हो गया, तिब्बती पठार हो गया। जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, इनसे क्वेश्चन आपका किसी पेपर में बन चुका है। तो ये आपके ठंडे मरुस्थल में आते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख मरुस्थल या शुष्क क्षेत्र को लेकर। तो थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान पश्चिमी भाग में है
और विशेषता क्या है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, रेतीली धरातल, टीलों की उपस्थिति है। लद्दाख शुष्क क्षेत्र की बात करें तो लद्दाख में पड़ेगा, ठंडा शुष्क क्षेत्र, कम वर्षा होती, ऊंचाई वाले क्षेत्र है। कच्छ का जो रण है ये गुजरात में पड़ेगा, लवण युक्त समतल मैदान है। और दक्कन का जो शुष्क क्षेत्र है महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ भाग में पड़ता है, तो कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये भारत के प्रमुख मरुस्थल या शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत बात हो गई। मरुस्थलीय वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों में खेजड़ी आपका फेमस है, बबूल है, रोहिड़ा, केर, फोग, ये सब इसमें आती है वनस्पतियों में। जीव जंतुओं में बात करें तो ऊंट है, लोमड़ी है, चिंकारा है, सांडगज है, काला हिरन है, ये सभी आपके जीव जंतु आते हैं मरुस्थलीय इलाकों की बात जब करेंगे। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। थार क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। मरुस्थल में वर्षा 25 सेंटीमीटर कम होती है। और प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो थार, सहारा, अरब, गोबी, कालाहारी, ये सभी आपके प्रमुख मरुस्थल में आते हैं। फिर बात करते हैं हम आगे वनों को लेकर के। तो वनों की जब बात करें तो भारत में वनों का जो प्रकार है मुख्य रूप से आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और कांटेदार झाड़ीदार वन, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन, ये आपके वनों के टाइप देखने को मिलते हैं। और बाकी आपके इसके अंतर्गत जब सब टाइप की बात करें तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये वनों के टाइप हो गए। उसके बाद प्रमुख वन क्षेत्र कौन से हैं? जैसे मिजोरम में बात करें तो सर्वाधिक वन आच्छादन है, कितना है? 84.53%। अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पे आता है वन क्षेत्र में। लक्षद्वीप सर्वाधिक वन आच्छादन परसेंटेज में अगर बात करते हैं तो ये आपका लक्षद्वीप आ जाएगा। पहले नंबर पे तो आपका यही है, मिजोरम वाला। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र जब पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश के साथ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मैग्रोव वन सबसे अधिक है आपका। और गुजरात की बात करें तो मैग्रोव वन में दूसरे नंबर पे आता है। अंडमान निकोबार की बात करें तो मैग्रोव वन में तीसरे नंबर पे आता है। हरियाणा की बात करें तो वन क्षेत्र सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में। क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के आधार पर हरियाणा में सबसे कम परसेंटेज है। ये आपको जितना आंकड़े दिख रहे हैं एकदम रट के रखिएगा। वन आच्छादन की बात करें 2023 का तो 21.66% था। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें टॉप 3 राज्य में तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये टॉप 3 में आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। फिर बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर के। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पेरियार वाला केरल में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो ये मेन मेन लिखे हैं, वैसे तो और भी है पर हमने वही लिखे हैं जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। उसके बाद वन संरक्षण से संबंधित जैसे राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो 1988 में। उसके बाद 1988 में आई। उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन की बात करें तो 1990 में आया। भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। कुछ प्रसिद्ध वन की बात करें जैसे देवराई वन महाराष्ट्र में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, और टिटिकॉन वन केरल में, काजीरंगा असम में, और नामदफा वन अरुणाचल प्रदेश में। ये आप एक जो चित्र देख रहे हैं इंडिया का, इसमें अगर बात करते हैं तो ये चित्र के अकॉर्डिंग जो बहुत डार्क वाला ग्रीन कलर है वो सदाबहार वन को लेकर के है। लाइनें जो खींची हैं वो पर्णपाती वन को लेकर, कांटेदार वन जो है डॉट डॉट करके बने हुए हैं, और पर्वतीय वन जो है बड़े डॉट के करके हैं, और मैग्रोव वन इस तरीके के कलर में दर्शाया गया है। ये आपका चित्र हो गया। अब बात करते हैं खनिज संसाधन को लेकर के। आपके देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पर्वत देखा, हिमनद देखा, मरुस्थल देखा, वन अभी देख करके आए हम। अब अगला टॉपिक कौन सा है? खनिज संसाधन। तो हमने इसमें हर टॉपिक को सीरियल वाइज कवर किया है जो आपका सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक में कोयला की जैसे बात करते हैं तो कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। लौह है इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। मैग्नीज में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। बॉक्साइट उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अभ्रक झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। डोलोमाइट मध्य प्रदेश, राजस्थान। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश। सीसा जस्ता राजस्थान। सोना कर्नाटक, झारखंड। पेट्रोलियम गुजरात में अंकलेश्वर, कच्छ और असम। प्राकृतिक गैस में असम और गुजरात। और उसके अलावा भारत में प्रमुख जो खनिज है उनका वितरण
को यहाँ पर अलग अलग कहाँ पर है, उसी सेम चीज को यहाँ पर मैप के इन जो चिन्ह है उनके जरिए भी दर्शाया गया है। वैसे तो यहाँ पर आपने देख लिया, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब कुछ खनिज बेल्ट क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र झारखंड पश्चिम बंगाल, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा, सोन मेखला कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, सिंहभूम लौह अयस्क क्षेत्र झारखंड उड़ीसा, बस्तर लौह अयस्क क्षेत्र छत्तीसगढ़, बेल्लारी चित्रदुर्ग लौह अयस्क क्षेत्र कर्नाटक में है। इसके अलावा कोयला क्षेत्र की बात करें तो झारखंड कोयला क्षेत्र आपका कौन सा है, झरिया कोल फील्ड, रानीगंज कोयला क्षेत्र है, बोकारो कोयला क्षेत्र है, तालचर कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, कोरबा कोयला क्षेत्र है। तो ये आपके मुख्य जो कोयला क्षेत्र हैं, जैसे सिंगरौली है ना एमपी में पड़ता है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई कि कौन कौन से हैं। अब कुछ खनिज हैं और उनके उपयोग की बात करते हैं। जैसे कोयले की जब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, तो कोयले की जब बात करते हैं तो विद्युत उत्पादन, ईंधन, सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात, रसायन उद्योग, लौह अयस्क की बात करें इस्पात निर्माण, मशीनरी, रेलवे, निर्माण कार्य, बॉक्साइट की बात करें एल्यूमिनियम निर्माण, विद्युत तार, बर्तन, विमान उद्योग, मैग्नीज इस्पात में मिश्र धातु के रूप में, सूखी बैटरियों में, रसायन उद्योग में, अभ्रक विद्युत इंसुलेटर में, हीटर, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चूना पत्थर की बात करें सीमेंट निर्माण, चीनी उद्योग, कागज, कांच, फर्टिलाइजर में। तांबा की अगर बात करते हैं तो तांबा आपका विद्युत तार हो गया, मोटर हो गया, मशीन हो गया, मिश्र धातुओं में, कांसा पीतल वगैरह में बनाने में, मिश्र धातु के निर्माण में, सीसा जस्ता की बात करें बैटरी निर्माण में, जस्ता गैल्वेनाइजेशन मिश्र धातु में, सोना आभूषण निवेश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेट्रोलियम ईंधन प्लास्टिक रसायन दवाइयाँ उर्वरक स्नेहक पदार्थ, प्राकृतिक गैस घरेलू ईंधन सीएनजी पीएनजी, उर्वरक बिजली उत्पादन, डोलोमाइट की बात करें तो लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट चूना निर्माण, इनमें जो है वो यूज होता है। अब हमारा है भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो राजनीतिक भूगोल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक, हम आपको इसलिए टॉपिक दिखाते चल रहे हैं तो पता भी चलता रहे आपको कि कौन सा टॉपिक अब तक हुआ है और कौन सा जो है वो अगला आएगा। तो ये हमारा टॉपिक है राजनीतिक भूगोल वाला, इसको अब हम जो है वो कवर करेंगे। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम जितना भी कोर्स है आपका सारा A to Z सीरियल से करा रहे हैं, ताकि कोई भी वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और जो भी फेसबुक पर, टेलीग्राम पर या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े अवश्य जुड़ जाइएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पीडीएफ, इस पीडीएफ को लेकर के जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट होंगे, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसलिए जुड़े रहिएगा जैसे ही आपको पीडीएफ वहां पर मिले। तो बात करते हैं आगे, भारत की राजनीतिक संरचना को लेकर बात करें तो संघीय शासन प्रणाली है। भारत के राज्य कितने, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 530 राज्य और 20 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 104वां जो संविधान संशोधन था ना, उसके बाद 2 एंग्लो जो इंडियन सदस्य थे उनका मनोनयन खत्म कर दिया गया था, इसलिए अब अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। तो ये 550 दोनों को जोड़ कर आएगा, पहले जो है 552 था, तो 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो टोटल 7 हैं। और भारत के पड़ोसी देश में अगर उत्तर में बात करें तो आपका चीन, नेपाल, भूटान आता है। उत्तर पश्चिम में बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार है। दक्षिण में हिंद महासागर, श्रीलंका, ये सभी आपके समुद्री पड़ोसी के रूप में आते हैं। इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैप है, तो मैप से नहीं समझ में आएगा, यही ठीक है। फिर बात करते हैं विश्व राजनीतिक तथ्य को लेकर के। तो विश्व में कुल देश कितने हैं, 195 हैं संयुक्त राष्ट्र सदस्य। विश्व की प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं गणतंत्र, राजतंत्र, संघीय गणतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, ये सब आते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। ये हमारा बी वाला हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं हम सी वाले की तरफ। यहाँ पर क्रम जो है ऑलरेडी जो है उसी क्रम से हम चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, स्थापना यूएन की 1945 में, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की 1995 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की 1948 में, खाद्य और कृषि संगठन एफएओ की 1945, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944, वर्ल्ड बैंक जो आईबीआरडी 1944, यूनेस्को 1945, यूनिसेफ 1946। फिर बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रीय संगठन या समूह को लेकर के।
सबसे पहला जिसमें है यूरोपीय संघ, 1993 स्थापना। आसियान की बात करें 1967, सार्क की बात करें 1985, नाफ्टा जो कि अब हो गया यूएसएमसीए 1994, ओपेक पेट्रोलियम निर्वातक देश संगठन की बात करें 1960, ब्रिक्स की बात करें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और 2009, G20 समूह जो है 1999, और कॉमनवेल्थ की बात करें तो 1949। ये जो है वो हमारे कुछ थे प्रमुख क्षेत्रीय संगठन या फिर हमारा समूह। अब बात करते हैं हम राजधानियों को लेकर के। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चीन की बीजिंग है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी के बाद रूस की मॉस्को, जापान की टोक्यो, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी बर्लिन, ब्रिटेन लंदन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, कनाडा की ओटावा है, ब्राजील की ब्रासीलिया है, दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया राजधानी है, क्योंकि आजकल जो है वो देशों की राजधानियां भी पूछी जाने लगी हैं। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण संधियां या समझौतों को लेकर के, तो पेरिस जलवायु समझौता 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, जैव विविधता संधि हुई थी 1992 में, बाल अधिकार अभिसमय हुआ था 1989 में, और परमाणु अप्रसार संधि 1968 में। तो ये जितनी आप चीजें देख रहे हैं ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, तो आपको एकदम रट करके रखनी है पेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब बढ़ते हैं हमारा जलवायु तथा मौसम को लेकर के। हम आपको कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो दिखा भी देते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला टॉपिक जलवायु तथा मौसम है, फिर अगले टॉपिक में टाइम जोन आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इसी क्रम से हम जो है वो चल रहे हैं। तो जलवायु के जब प्रमुख कारक की बात करें तो अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं, पवनें, स्थलाकृति, पर्वत, वनस्पति, जन मानवीय क्रियाएं हैं, ये सब प्रमुख कारक में जो है वो आते हैं। तापमान की बात करें तो आपका औसत वार्षिक तापमान जो है मापन डिग्री सेल्सियस में होता है। तापमान का दैनिक और वार्षिक परिवर्तन होता है। तापमान घटने के साथ प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। सबसे अधिक तापमान डेथ वैली जो है यूएसए में है 56.7 डिग्री सेल्सियस 10 जुलाई 1913 के अकॉर्डिंग। सबसे कम तापमान है वेरख्यास करके है, रूस में पड़ता है। और भारत में उच्चतम तापमान कहाँ पर है तो फलौदी राजस्थान में 18 मई 2016 लगभग 51 डिग्री सेल्सियस। भारत में न्यूनतम तापमान द्रास है लद्दाख में -45.6 डिग्री सेल्सियस 1995 में। वायु दाब की बात करते हैं क्या होता है तो दाब मापने की इकाई होती है। वायु दाब के अंतर्गत दाब मापने की इकाई क्या होती है मिलीबार होती है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब होता है 1013 मिलीबार। दाब में कमी के कारण तापमान वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि के कारण तापमान कमी होती है। पृथ्वी पर अगर दाब पेटियों को लेकर के बात करें तो भूमध्यीय निम्न दाब पेटी आती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी आती है, उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी आती है, और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो है वो आती है। ये आपको चार टाइम देखने को मिलते हैं, चार नाम, और ये आपको चित्र के जरिए भी यहाँ पर समझाया गया है। अब बात करते हैं हम पवनों को लेकर के। स्थानीय पवनों की सबसे पहले बात करें तो स्थानीय पवनें कौन सी, व्यापारिक पवनें हैं आपकी, जिसमें 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। दिशा उत्तर पूर्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध। पश्चिमी पवनें आती हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच देखने को मिलती हैं, और दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। फिर ध्रुवीय पूर्वी पवनें होती हैं 90 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य, और ये आपके पूर्व से पश्चिम। तो ये जो एंगल देख रहे हैं ना वही आपको मैंने अभी नीचे चित्र में दिखाया था, वही चित्र को जरिए वहां पर बताया गया। फिर आती मौसमी पवनें, जो हमने पहले देखी स्थानीय पवनें थी, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर के टाइम में देखने को मिलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और क्या लाती हैं वर्षा लाती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, पूछा जाता है ये। उत्तर पूर्व मानसून की बात करें तो अक्टूबर दिसंबर जो है समय है इसका, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती हैं। ये दोनों आपको याद रखने हैं। व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो वर्ष भर, पश्चिमी पवनें वर्ष भर, ध्रुवीय पवनें वर्ष भर, और मानसून पवनें ऋतु के अकॉर्डिंग जो है मौसमी में देखने को मिलती हैं। वर्षा की बात करें तो वर्षा मापन की इकाई मिलीमीटर, वर्षा मापक यंत्र है रेन गेज। भारत में जो वार्षिक वर्षा है वो सबसे अधिक की अगर बात करें तो मासिनराम मेघालय में पड़ता है। भारत में न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं तो ये आपका लेह लद्दाख में होती है। भारत की वार्षिक औसत वर्षा लगभग है कितनी तो 117 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकार में संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, ये तीन आते हैं। संवहन वर्षा की जब बात करते हैं तो विषुवत और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, गर्म वायु ऊपर उठती है जैसे दोपहर की वर्षा। पर्वतीय वर्षा में पवनें पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं, जिसमें आपकी जो पर्वतीय जो पवन रूपी है उसके बाद वर्षा होती है। इस लाइन को काट दीजिए, इतना याद रखिए, जो पवनें होती है वो पर्वत से टकराकर ऊपर उठती हैं। इसमें आती क्या है, एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी घाट आता है। और तीसरे की बात करते हैं
तो आपका तीसरा हो जाएगा निम्न दाब केंद्र के कारण बड़े क्षेत्र में वर्षा, जैसे चक्रवात, मानसून। तो ये आपकी 3 टाइप की वर्षा के टाइप जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं टाइम जोन को लेकर के। टाइम जोन की जब बात करते हैं तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है। 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितने मिनट का आता है? 4 मिनट का आता है। 15 डिग्री पर अगर बात करें तो 1 घंटे का आता है। इसी से निकाल सकते हैं। पूर्व की ओर जाने पर समय आगे बढ़ता है, पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे होता है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी है और 0 डिग्री देशांतर नाम मात्र से होकर के गुजरता है। ग्रीनविच लंदन से होकर के जो रेखा है वो गुजरती है। नाम मात्र क्या कहने का मतलब है? 0 डिग्री आप डायरेक्ट याद रखिए ताकि कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर। तो भारत की जब मानक समय रेखा की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है मानक मध्याह्न रेखा जो है ये है आपकी कहाँ से जाती है? इलाहाबाद प्रयागराज के पास मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत का मानक समय जो है GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट आपका प्लस 5.5 घंटे आगे चलता है। भारत में पूरे देश में एक ही समय लागू होता है। भारत का मानक समय IST 24 घंटे प्रारूप है और GMT का ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो 5.5 घंटे वाला है ये भी हम आपको चित्र भी दिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया बी वाला पॉइंट। समय के अंतर की बात करते हैं दो स्थानों के बीच। अगर 1 डिग्री देशांतर का अंतर है तो 4 मिनट के बराबर है। 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे के बराबर। 30 डिग्री है तो 2 घंटे। आप एक ही से बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। विश्व के प्रमुख समय क्षेत्र को लेकर के अब हम बात करते हैं, जिसमें समय क्षेत्र जैसे हमारा अगर भारत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है 5.5 घंटे वाला प्लस वाला 82.5 डिग्री पूर्वी करके GMT 5.5 चलता है भारत का। ये है 0 डिग्री वाला जिसको लेकर के उधर हमने बताया था ग्रीनविच लंदन से। ये 0 डिग्री वाला है। अब इसी से जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हैं नीचे बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं वैल्यू बदलने के साथ साथ अलग अलग जो प्रमुख क्षेत्र हैं देश हैं उनके टाइम को लेकर के इसी प्रकार से कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। अमेरिका पूर्वी तट है, भारत है, चाइना, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये चार्ट के जरिए आप जो है वो समझ सकते हैं ये अलग अलग जगह के टाइम जोन्स हैं। अब बात करते हैं तारीख रेखा डेट लाइन। तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा को पार करने पर एक दिन जोड़ा या घटाया जाता है। पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन घटता है, पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन बढ़ता है। तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में पता होना चाहिए। और कहाँ पर है? प्रशांत महासागर से होकर के जो है गुजरती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। बाकी ये चित्र के नीचे ये जो पॉइंट लिखे हैं वो ऑलरेडी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इस चीज को यहाँ पर चित्र में भी देखेंगे तो पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ग्रीनविच और 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी भारत की मानक मध्याह्न रेखा। 180 डिग्री जो है आपकी तारीख रेखा भी कहते हैं या डेट लाइन भी कहते हैं या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। अब है हमारा पॉइंट आपका जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वाले भूगोल वाला टॉपिक जो चल रहा है इसका। इसी के साथ हमारा ये पूरा थ्योरी पोर्शन समाप्त हो जाएगा। पर इससे ज़्यादा जरूरी क्या है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन UP SSC में बने हैं वो भी देखना जरूरी है ना, इसलिए। तो जनसंख्या वितरण विश्व की अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में रहती है। विश्व की जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप में है। विरल जनसंख्या क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, घने वन क्षेत्र में है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, अब जैसे हम UP SSC के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक अलग अलग पेपर के ना UP SSC बहुत से एग्जाम कराता है, उनमें भूगोल से कैसे कैसे क्वेश्चन देखेंगे तो उससे एक आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न की प्रैक्टिस आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, पर जरूर उसको ज्यादा से ज्यादा लोग प्रश्न को भी रट लीजिएगा क्योंकि उसमें भी कई चीजें कवर हो जाती हैं जो इसमें छूट जाती है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है लगभग। और उसके बाद जनगणना की बात करें तो 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़। जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक घनत्व कहाँ का है? बिहार का है 1106। सबसे कम घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है? 17। ये सब 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिए गए हैं आंकड़े। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आपका आगमन माइनस निर्गमन। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 से 21 की बात करें तो 1.05%। विश्व की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2020 के आसपास 1.05। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटती प्रवृत्ति में देखने को मिल रही है, ऐसा इसमें जनसंख्या वृद्धि के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बताया गया है।
और ये वो है जनसंख्या घनत्व को लेकर प्रति वर्ग किलोमीटर में। जैसे ये वाला एरिया है ना, इसमें 200 से अधिक वाले हैं, 50 से 200 में आपका ये एक ऑरेंज कलर का, येलो कलर आपका 10 से 50 के बीच में है, और व्हाइट वाला 1 से कम हो। अब जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या को लेकर के बात करते हैं। तो विश्व में लगभग जन्म दर 18 है, मृत्यु दर 8 है, प्राकृतिक वृद्धि दर 10 है। भारत में अगर बात करें तो 16.4 है, मृत्यु दर 6.9 है और प्राकृतिक वृद्धि दर 9.5 है। केरल की अगर बात करें तो न्यूनतम आपका है 11.1 जन्म दर और मृत्यु दर है 4.4 और प्राकृतिक वृद्धि दर है 6.7। बिहार की बात करें तो सबसे अधिकतम है, ये आपका 20.9 है जन्म दर और मृत्यु दर है 6.3 और प्राकृतिक वृद्धि दर है 14.6। उसके बाद लिंगानुपात महिलाओं के प्रति 1000 पुरुषों के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत का है 943 लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग, और 2021 के अकॉर्डिंग 1020 है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर 879 है 2011 के अकॉर्डिंग, और 914 आपका जो है वो ये 2021 के अकॉर्डिंग। वैसे तो आपसे ज़्यादातर जनगणना के जो 2011 वाली उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। पंजाब की बात करें 895 है, इसमें 921। केरल में सबसे अधिक है 1084, 1116। दादरा और नगर हवेली सबसे अधिक है 1031, 1042। तो आप ये आला याद रखिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। फिर साक्षरता दर की बात करते हैं परसेंटेज में, तो साक्षरता दर 2011 की 74.04% और 2021 के अकॉर्डिंग 77.7 लगभग। सबसे अधिक साक्षरता केरल में 94.0% करके है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। वर्तमान में देखेंगे तो केरल नहीं आपका पहले नंबर पे, पंजाब हो गया है अगर करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखा जाए। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की 61.8। उसके बाद ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में बात करते हैं तो आपका ग्रामीण 2001 में 72.2% था और शहरी में 27.8 था। 2011 में 68.8 था ग्रामीण, और शहरी में जो है वो आपका 31.2। और 2011 में दोनों लगभग में वैल्यू है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से कहा 2011 वाली ही आप याद रखिए। 2021 वाली ये दोनों लगभग में 64 और 36 करते हैं। आवास के प्रकार की अगर बात करते हैं तो आंतरिक जो प्रवास है, आवास नहीं प्रवास की अगर बात करें तो आंतरिक प्रवास क्या होता है? एक ही देश के भीतर स्थान परिवर्तन, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण, शहरी से शहरी। अंतरराष्ट्रीय प्रवास की अगर बात करते हैं तो एक देश से दूसरे देश में जब आप स्थान परिवर्तन करते हैं, चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। ऋतुजन्य या मौसमी प्रवास की बात करें तो काम के अकॉर्डिंग मौसम के आधार पर जो अस्थायी रूप से आप स्थान परिवर्तन करते हैं। और अनिवार्य प्रवास क्या होता है? युद्ध या प्राकृतिक आपदा आ गई, अकाल आ गई, उसके कारण जब आप इधर से उधर जाते हैं तो वो अनिवार्य प्रवास में आता है। प्रवास के प्रमुख कारण, और इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये जो 2021 के हमने बात किया है सब में क्लियर लिखा है, ये अनुमानित और आंकड़े हैं, क्योंकि मेन आपका 2011 ही है अभी प्रमाणित के अकॉर्डिंग जो चल रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह निकलती ना, उसमें आपके आंकड़े अनुमानित दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, इसलिए बाकी 2011 ही आपको याद रखना है। स्टार्टिंग से चीज मैंने क्लियर की है। प्रवास के प्रमुख कारण और प्रभाव की बात करें तो जैसे रोजगार की तलाश में प्रवास होता है, शिक्षा की सुविधा है, बेहतर जीवन स्तर है, परिवार और सामाजिक कारण है, प्राकृतिक आपदा, युद्ध है, राजनीतिक कारण है, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण है। प्रमुख प्रभाव की बात करें इसका क्या है? जैसे जनसंख्या का पुनर्वितरण है, शहरीकरण में वृद्धि है, श्रम की उपलब्धता में परिवर्तन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक आर्थिक विकास। मतलब कोई व्यक्ति क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उसके क्या कारण बनते हैं, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, वही चीज को यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ ये हमारा जो पूरा टॉपिक है वो होता है कंप्लीट, समाप्त। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो बताना है। तो ये आंसर कमेंट में बताना है कि भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है। जो चीज आपने पढ़ी है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, या 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अपना आंसर ABCD में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ ये होता है हमारा टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अच्छा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। इस टॉपिक पर बेस्ड भी और इस पर बेस्ड यानी भूगोल पर बेस्ड जितने भी UP SSC के अलग अलग पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए अब तक, उनको लेकर आगे आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रीवियस ईयर भी आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। जितने भी, जैसे हमने पहले और दूसरे टॉपिक के प्रीवियस ईयर एक साथ करे थे, प्रीवियस ईयर से आपको एक अंदाजा लग जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। बाकी अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।
फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से नहीं जुड़े अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।